प्रॉब्लम आती है। हाँ हाँ, उस तरफ भी हो रहा तो कर ले उसको अपनी तरफ। चलिए, बच्चे आज मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट चैप्टर था ना, उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इक्विटी शेयर्स का कैसे होगा। समझ रहे हो? इक्विटी शेयर्स का किस तरीके से आप लेजर बनेंगे बता रहा हूँ टेक्निकली, क्योंकि अब तुमको डिबेंचर समझ आ गया ना तो तुम्हारे इजी होगा। तो आइए एक बार एक फॉर्मेट बनाते हैं और इसी में काफी चीजें आ जाएंगी। अजय, इक्विटी शेयर्स के ऊपर क्या इंटरेस्ट होता है क्या? डिविडेंड होता है। तो बेसिकली अब की बार कॉलम जो होगा वो मतलब इंटरेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। और भी चीजें चेंज है बेटे। क्या मैडम? नहीं नहीं, वो तो होता है कि ओपनिंग इक्विटी कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना था, वो तो अलग चीज होती है। ये अलग चीज, ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। ओके। पार वैल्यू, डिविडेंड अमाउंट, पार वैल्यू डिविडेंड अमाउंट। आपको ऐसा भी हो सकता है पार वैल्यू की जगह है ना, मतलब एट टाइम्स ये भी हो सकता है नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे। समझ रहे हो? 5,000 शेयर खरीदे तो मान लो पार वैल्यू 10 है, तो 50,000 लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ 5,000 नंबर ऑफ शेयर लिख दीजिए ना। कही क्लियर है पहले बात? तो ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। अब सपोज करिए कि ये जो इन्वेस्टर है, तो हम उसकी बुक्स में बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। नाउ माय क्वेश्चन इज, एक अगर एक इंसान है मिस्टर ए, क्या मैं कह सकता हूँ वो बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करता होगा? रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, तो क्या एक ही लेजर में डाल देगा वो? नहीं, क्योंकि हर किसी को बेचेगा तो कॉस्ट उसी से कंपेयर होनी चाहिए ना। तो जिस तरीके से हर फिक्स्ड एसेट का लेजर अलग होता है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं उसने कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करा है? शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर वो एयरटेल के शेयर खरीदेगा वो इसके अंदर नहीं आने वाला, उसका अलग लेजर बनेगा। ठीक है जी। मुद्दे की बात ये है भाई। सर साल कौन सा है? 24-25 ले लो बेटे सपोज करो। एंड लेट्स सपोज ही ऑलरेडी हैज सम शेयर्स। तो मैं क्या लिख दूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और मैं ना नंबर लिख रहा हूं इधर, ठीक है? नंबर कितने ऑलरेडी शेयर्स थे उसके पास? 5,000। एंड लेट्स सपोज कितने रुपए के शेयर खरीदे होते उसने? 1 लाख। क्या आप जनरली मुझे कॉस्ट बता सकते हैं एक शेयर की उसकी कितनी पड़ी थी? 20 रुपए की। 5,000 इंटू 20, इसका मतलब उसने जब प्रोक्योर करा था तो 20 रुपए का करा था, मतलब जर्नल एंट्री उसने डाली होगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। समझ आ रही है ना आपको बात? अब आप मुझे बताइए, अगर ये फर्दर और शेयर परचेज करता है, तो अगर ये परचेज कर रहा है तो ये एंट्री क्या डालेगा? मुझे एंट्री बताइए, शेयर्स को परचेज करने की एंट्री। क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बोल लो, टू बैंक बोल लो। इंटरेस्ट की बात, इसके अंदर कोई वो डिविडेंड की बात नहीं होगी कि मैं इतने टाइम से होल्ड कर रहा था, इतना डिविडेंड है, ये सब थोड़ा ना होता है डिविडेंड के अंदर। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, दिया दिया डिविडेंड, नहीं दिया नहीं दिया। तो इसके अंदर ये लॉजिक थोड़ा ना होता है कि बेचूंगा तो एक्स डिविडेंड कम, कुछ नहीं है ये सब चीजें। सिंपल सी चीज है। आपने सपोज करो एंट्री पहले अगर मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट टू बैंक, एंड लेट सपोज ही परचेज 8,000 डिवेंचर्स फॉर 30 ईच, तो भाई नंबर में कितना आ जाएगा? 8,000। और यहाँ कितना आएगा भाई? 2 लाख। सिंपल एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं आपके साथ पहला वर्किंग नोट बनाने जाऊँ, और यही कॉन्सेप्ट आपका बढ़ता जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज बोनस शेयर्स। ओ माय गॉड, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने
अपने शेयर होल्डर्स को बोनस इशू करा इन द रेशियो ऑफ 2:5, यानी कि अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आपको बोनस मिलेगा। देखो, आपको रिलायंस के एंट्री डालता है वो तो मैं आपको सिखाई भी, पर आपको क्या लग रहा है हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, रिलायंस की या मिस्टर ए की? पहले रिलायंस की एंट्री बता दो एक बार। अगर मैं आपको बोलूं बोनस के अंदर कोई पैसा तो आता नहीं, पर नंबर ऑफ शेयर इशू करे जाएंगे, तो बेसिकली जनरली जब मैं शेयर इशू करता हूँ तो मैं बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल करता हूँ। बैंक टू शेयर कैपिटल होता था ना बचपन में, पर पैसा आने का नहीं तो रिजर्व्स कैंसिल हो जाते थे। ये हमने करा है ना कहीं। बोनस का चैप्टर नहीं था, बोनस का तो है नहीं। फाउंडेशन, फाउंडेशन में जो आपने करा था, तो उसमें आप क्या करते थे, CRR SPR जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शॉर्ट में बोलूंगा, डिविडेंड के अंदर भी सिखाया था आपको। पर वो रिलायंस की बात थी, मैं रिलायंस की थोड़ा ना बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर ये शेयर होल्डर मिस्टर ए है तो इसको भी तो शेयर मिल रहे हैं फ्री के, क्या जेब से पैसा दे रहा है? तो जर्नल एंट्री क्या होगी? हाँ, चलो पहले स्टेप बाय स्टेप, कितने शेयर मिल जाएंगे इसको? 13,000 है, और रेशियो क्या है? 2:5। सो मिस्टर ए विल गेट कितने शेयर्स? 13,000 इंटू 2/5 करो रे, कितना? 5,200। क्या जर्नल एंट्री डालेंगे? डेबिट क्या होगा? ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट तो बोनस शेयर्स कितने रुपए? ये तो शेयर्स है ना, किससे मल्टीप्लाई करो? पार वैल्यू से। 52,000। अमाउंट कितना लिखूं? पैसे आने तो थे नहीं, पैसे तो पे करने थे टेक्निकली, हम इन्वेस्टर की बुक्स में। हाँ। तो क्या करूं, मतलब अमाउंट क्या लिखूं? मतलब एक एंट्री को डेबिट और क्रेडिट करो और अमाउंट जीरो कर दो, तो एंट्री ही नहीं है ना फिर तो। तो अब ये बोलेंगे वहां पे इस तरह से मेरे भाई कुछ तो गलत हो रहा है। ये बोलेंगे बेटा ये गलत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। हाँ ब्रो, वो तो उसने खरीदे थे, हो सकता है 5 साल पहले खरीदे हो 20, अब जो खरीदे मार्केट वैल्यू क्या है? 30, तो डेली चेंज होता है भाई। अब तू बोले सर बोनस कब दिए, ले सपोज करिए कौन सा साल है, 24-25 है, मान ले 1 अक्टूबर 24 को दिए मैंने बोनस। प्राइस तो डेली फ्लक्चुएट होता है। किससे करूं, पार वैल्यू से? कल अगर किसी चीज की वैल्यू 30 है ना, तो आज वो 35 भी हो सकती है और वो 300 भी हो सकती है। हम्म हम्म बताओ बताओ। 52,000 गुड। मेरे मार्केट 20 से करते हैं। बेटे अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया ना, तो अभी के अभी ब्लिंकिट से कॉर्नेटो मंगवा रहा हूँ जितने बच्चे हो। अभी मंगवा दूँ करेक्ट आंसर। अगर उनकी कंपनी प्रमोशन वो करते तो वो तो पारवली से करे, तो हम तो पारवली से करेगा तो आवन करके एंट्री तो इसी तरीके से चलेगी कंपनी जो अपना बोल नहीं सकती। एंट्री बता दो मुझे। चलो, हार गए ना। एक और बार दोबारा मतलब थोड़ा आया बोनस शेयर जैसे हमको मिले एक्स्ट्रा, तो हमारे पास सिर्फ शेयर बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो प्राइस तो तो अमाउंट, अमाउंट से नहीं बढ़ेगा।
हाँ, अमाउंट में नहीं आएगा, सिर्फ शेयर मिले। पार वैल्यू से नहीं बढ़ेगा। फाइनल बता दो एक बार, पार वैल्यू से बढ़ेगा नहीं। हाँ, बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ। सब बच्चों का एक साथ आंसर आना चाहिए, तभी वही बात हुई। पैसा मतलब ऐसे घर से बैठे सारे ऐसे में कंपाउंड शेयर को शेयर्स को डबल हो जाते हैं, लेकिन वैल्यू आधी हो जाती है। हाँ सर, देखो वो तो मार्केट परफॉर्मेंस है। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर ना बोनस शेयर में सिर्फ शेयर बढ़ेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा। एंट्री क्या डालूं? एंट्री आप जान के क्या रहता है कि पार्टी नहीं देना चाह रहे नहीं, वो आज तक नहीं हो। तभी तो मैकडी गए थे आप। एनीवेज बेटे, वो तो आप ना सोचते नहीं हो, जब तक आइसक्रीम का लालच नहीं है ना, जैसी आइसक्रीम बोला तो आंसर आने लग गया। मैं सिर्फ ये देख रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर है, कुछ भी नहीं होगा, फाइनल आपको बता रहा हूँ। आपके सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, जब आपकी जेब से पैसा ही नहीं जा रहा तो अकाउंट से आपने 11वीं पढ़ा होगा, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, जब तक पैसा ही नहीं जा रहा तो रिकॉर्ड क्या कर लोगे? सो बेसिकली नो एंट्री विल बी। बिल्कुल अभी मंगवाता हूँ। अभी 2-3 क्वेश्चन पूछो। संजय, वो आइसक्रीम वाला खुला हुआ है क्या बंद है? आज वो गुड फ्राइडे है ना। वो आइसक्रीम वाला वो जाता भी था, चर्च है ना, क्रिश्चियन था वो। हाँ वो, ओहो, गुड फ्राइडे। नहीं यार, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे यार, वो चर्च में होंगे अभी। आप मुझे बताइए, इसका मतलब यहाँ पर ना बच्चे देखो, जर्नल एंट्री तो नहीं होगी, पर मैं बोनस शेयर लिख दूंगा कितने, 5200, और अमाउंट में 0 हुई। कहने का मतलब ये है, बोनस शेयर के अंदर नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाएंगे, और मार्केट वैल्यू जो गिर जाएगी वो अपनी मार्केट सेंटिमेंट से, वो ऑब्वियसली गिरेगी। आपके पास 100 शेयर है, और अगर मैं 1:1 100 शेयर और दे दूंगा तो शेयर का भाव तो आधा ही हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वो तो अलग चीज है। सही है साहब जी, यहाँ तक क्लियर है? आगे सुनिए। कंपनी ने इसके बाद, और बच्चे यहाँ ना डेट लिख लेना प्लीज, ठीक है? हम लोगों ने कौन से दिन बोनस दिया था? 1/10/24, है ना? हाँ, हाँ, 1/10/24, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 1/11/24 को, और राइट इशू क्या होता है बताओगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और शेयर मिल जाते हैं, बट नाउ यू हैव टू पे अ प्राइस। लेकिन मुद्दे की बात ये, आपका टोटल शेयर कितने हैं? बिल्कुल सारे काउंट होंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या होगा बच्चे? राइट इशू, और कितने शेयर थे वैसे? राइट इशू है 1:10, यानी कि अगर आपका 10 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू, यू हैव टू पे अ प्राइस एट द रेट ऑफ 15 ईच। और मैं आपको एक चीज और बोल दूं, मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 20। तभी तो 15 रुपए में दूंगा, तभी तो खरीदोगे, नहीं तो 20 की चीज 20 में दूंगा तो आप तो मार्केट से ही खरीदोगे, कंपनी से क्या खरीदोगे? एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अ फ्रेश इशू। राइट इशू क्या होता है? फ्रेश इशू होता है, कोई मार्केट के अंदर आप शेयर नहीं खरीद रहे, कंपनी इज इशूइंग फ्रेश शेयर। राइट इशू क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यू शेयर और इशू कर। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात ये है भाई, इसके पास कितने शेयर है। तो आपको एक बात और बता दूं, फाउंडेशन में भी करा आपने, जरूरी नहीं है ये राइट शेयर को खरीदे, रेनाउंस भी तो कर सकता था। तो आइए जरा वो बात भी यहीं पे ही कर लेता हूँ। क्या आप मुझे एलिजिबिलिटी बता सकते हैं? मिस्टर ए के पास टोटल शेयर्स कितने हैं बच्चे? टोटल शेयर्स 18,200, बहुत अच्छी बात। राइट शेयर्स इस हिसाब से कितने मिल जाएंगे भाई को? दैट इज 1820। नाउ मिस्टर ए ने
रिनाउंस कर दिया द राइट टू एक्वायर 820 शेयर्स। ओके, उसने बोला यार 1820 शेयर नहीं खरीदने, 820 का राइट किसी और को दे देता हूं। तो मैं जिसको भी दूंगा 820 का राइट, आपके हिसाब से उसे फायदा कितने का हो रहा है? 5 रुपए का, है ना? तो मैंने बोला भाई ये 820 शेयर में तो 5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो उसमें से तू एक काम करना, जस्ट एग्जाम्पल से कह रहा हूं, मेरे को पर शेयर 2.5 रुपए दे दे भाई, आधा प्रॉफिट तेरा आधा मेरा, ये फायदा तो हो ही रहा है, तुम्हें 17.5 का पड़ेगा। सो टेक्निकली मिस्टर ए ने रेनाउंस कर दिया 820 shares. Can you tell me the amount involved in this process into 2.5? बात ये हुआ, अभी बाकी 1000 शेयर की बात नहीं चल रही। बात ये है कि मिस्टर ए ने जिसको रेनाउंस करा उस बंदे ने इसको 2050 दिए। ये क्या है? दिस इज क्या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है? नहीं, सेल ऑफ राइट्स में इनकम है। ठीक है, ये कहीं यहाँ पे नहीं जाएगी ये। ठीक है, डिविडेंड इनकम नहीं है ये बेसिकली राइट को बेचने का है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज इनकम टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। ओके, और एंट्री भी डाल के दूंगा बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। और एंट्री क्या होगी बच्चे? बैंक टू, आप सेल ऑफ राइट बोल लो, जो बोलना है बोल लो, आपको 2050 रुपए मिले और सेल ऑफ राइट को आप किधर को ट्रांसफर कर दोगे बच्चे? पीएनएल। ₹820 की बात हुई है अभी। खरीदे कितने? कितने रुपए के? टोटल अमाउंट, एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, दैट मीन्स 1000 shares and 15,000। ओके यार, थोड़ी सी बातें और रहेगी बस, मैं आपके साथ कुछ बात करूँ। ये तो बहुत ही, ये तो आपको आता ही था बेटे, बताओ, मैं कोई नई बात थोड़ा, अकाउंट्स में जैसा है ही नहीं, तो सब आपको आता है। आप मुझे ये साल बताइए कौन सी, बहुत गहरी बात होने वाली है डिविडेंड से रिलेटेड। मेन कॉन्सेप्ट यही है, उसके बाद तो बस प्रैक्टिस की बात है। आपके पास ओपनिंग कितने शेयर्स थे? नो, यू ऑलरेडी हैड 5000 शेयर्स प्लीज। फिर आपने कब खरीदे इसके बाद? एक डेट, 1/10 को परचेज, अच्छा सीधा बोनस ही हुआ था। 1 जुलाई मान लो, 1 जुलाई 24। कितने शेयर? देन 110, कितने थे बोनस? और उसके बाद एक एक 11, 24, माय गॉड। एक 12/24 को कंपनी डिक्लेयर्ड
डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है आप बताओगे? जस्ट एक बेसिक, हमने डीम डिविडेंड करा हुआ है। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो मैं आपको दे रहा हूँ, प्रॉफिट है तो नहीं। एक बार 24 को कंपनी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड, तो आप समझो जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो बताती है मैंने किस प्रॉफिट में से दिया, कौन से साल के। तो क्या बोला इसने? आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 23-24। ओके, यानी कि भैया बात ऐसी है, 23-24 की प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जा रहा, 24-25 में से नहीं दिया जा रहा। 24-25 में तो काफी टाइम हो गया जो प्रॉफिट कमाया होगा, इसमें से नहीं दे रहा अभी मैं। पिछले साल मैंने बहुत प्रॉफिट कमाए थे, उस प्रॉफिट में से आपको हिस्सा दे रहा हूँ। कितने रुपए का हिस्सा दे रहे हो सर? एट द रेट ऑफ 20%। कैन यू टेल मी, हमने क्वेश्चन के अंदर पार वैल्यू रखी है? नहीं रखी अभी। ऊपर लिख दीजिएगा पार वैल्यू इज 10। कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ डिविडेंड? क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो पार वैल्यू पे निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं निकाला जाता। तो आपका डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर ए विल रिसीव कितना अमाउंट? कितने शेयर है इसके पास? क्या डिविडेंड टाइम बेसिस में था? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज के दिन दे दूंगा मालिक कौन, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। एक बात बता दूं आप, अगर आपका आंसर सही है तो मैं गारंटी कह रहा हूँ सब बच्चों को रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा। आप दिमाग लगाइए, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और दिमाग लगाओ, वरना लगाते नहीं आप। आंसर गलत है, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक। ठीक है, आपने जो करा मैं वो लिख देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? जो आपने निकाला वो बता रहा हूँ, इनटू कितना हो गया? ये गलत है। अरे इसमें से माइनस कर देंगे ना 3, जो पहले के वो थे, पहले के शेयर में जो मिला होगा। जो पहले के शेयर थे वो माइनस कर दूंगा। 5,000 की जो उसमें इंटरेस्ट मिला होगा ना पहले भी, ड्यू होगा अरे भाई उसमें। इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? मतलब इंटरेस्ट तो है ही नहीं शेयर। डिविडेंड डिविडेंड। नहीं, ऐसा वो लॉजिक नहीं है, वो जो होता था वो लॉजिक यहाँ पे नहीं है। सोचो भाई, दिमाग लगाओ, ऐसी कुछ भी रैंडम गैस दिमाग चलता है कभी। आपका दिमाग अभी यहीं तक चल रहा है कि 38 कैसे निकाला? पहले वाले शेयर्स मतलब कितने शेयर्स का निकाला? सर 5,000 पे मिलेगा क्या? 9200। नहीं मैं बोलता हूँ, ठीक है, नहीं निकाल अ, पाऊँ। नहीं नहीं, 5000 समझिएगा। करेक्ट आंसर इज, पहले मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। क्या ये 5000 शेयर पे डिविडेंड मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि ये शेयर पिछले साल जिंदा थे। 23-24 में शेयर जिंदा थे, किसी के पास भी हो जिंदा थे। क्या ये 8000 शेयर जिंदा थे? बिकॉज यू प्रोक्योर्ड देम फ्रॉम मार्केट। वो ना शेयर जिंदा थे क्या? जो चीज जिंदा है नहीं उस पर डिविडेंड इस साल मिल जाएगा। पुराने वाले शेयर होल्डर को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, जो शेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता उस पर डिविडेंड। इसका मतलब बिकॉज दैट्स फ्रेश इशू, एंड दिस इज ऑल्सो राइट इशू पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये तो 23-24 में एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। एग्जिस्ट कितने कर रहे थे?
एग्जैक्टली कितने? हाँ 13,000 इंटू 2 हाउ मच? पीएनएल में कितना जाएगा? आपको मिलेगा, मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूँ। आप मिस्टर ए हैं, आपके बैंक अकाउंट में 26,000 आएगा, गारंटी है, यहां तक बात एस्टेब्लिश हो चुकी। यू विल गेट 26,000, बट हाउ मच इज योर इनकम? यू विल गेट 26,000 बैंक अकाउंट में, 26,000 आएगा। पर क्या ये पूरा 26,000 इनकम है? इनकम वो होती है जो आपने कमाई होती है। मैं बोलता हूँ क्लोज टू दैट। मेरा आपसे सवाल है, आपके पास ऑलरेडी 5,000 शेयर थे, मेरे को पुराना डेटा तो नहीं है, तो इसका मतलब 23-24 में आप ही मालिक थे, आप ही ने इस कंपनी के अंदर रिस्क लिया एंड यू हैव अर्नड इट, आपको डिविडेंड मिला है, आपकी कमाई है ये। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये जो 8,000 शेयर है, तुम मालिक थे क्या? कोई और मालिक था? मिलेगा किसको? तुमको मिलेगा। हैव यू अर्नड दैट? क्या आपने उस पीरियड में रिस्क लिया था इन 8,000 शेयर पे? बड़ा फालतू का डिविडेंड मिल रहा है, यू हैव नॉट अर्नड दिस डिविडेंड। इसलिए ये जो 8,000 शेयर पे डिविडेंड है, मैं लिखवाऊंगा आपको अच्छे से, डोंट वरी, इस डिविडेंड को बोला जाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। यू हैव नॉट अर्न, आपको मिलेगा डिविडेंड, डिविडेंड इसके बाद डिक्लेयर हो रहे, कंपनी ये नहीं देखती किसके पास है किसके पास नहीं। कंपनी आज के दिन देखेगी ये शेयर अगर आपके पास है आपको डिविडेंड मिलेगा, बट क्या आपने ये डिविडेंड अर्न करा है बच्चे? व्हाट आई मीन बाय आपने अर्न करा है, आप 23-24 में आपने रिस्क भी नहीं लिया था इन शेयर, तो फ्री फंड का मिल रहा है। तो ये डिविडेंड क्या होता है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और इस डिविडेंड को क्या बोला जाता है? वैसे पोस्ट एक्विजिशन बोलना नहीं चाहिए मुझे, आप सिर्फ प्री समझिए, एक बार वो कंसोलिडेशन। यहां तक समझ आया? अब आप समझिए जो प्री एक्विजिशन है, क्या बता सकते हो इससे रिलेटेड डिविडेंड कितना हो गया? आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है 16,000। एक तरीके से जैसे कैशबैक होता है ना, आपने टीवी खरीदा 50,000 का, कैशबैक आ गया 5%, 2,500 रुपए, चाहे 6 महीने बाद आया, पर हमारे लिए टीवी कितने का हो गया? 47,500 का। मैंने इन्वेस्टमेंट तो खरीदी, लेकिन मेरे को कुछ पैसा वापस आ गया। प्री एक्विजिशन इज नॉट योर इनकम, यू हैव नॉट अर्नड इट, इनकम नहीं है ये। लेकिन जो बचे हुए शेयर्स हैं, कितने शेयर्स? 5,000, वो इनकम है भाई। आई अर्नड इट, मैंने इस टाइम पे रिस्क लिया है, इस टाइम पे कम नहीं, प्रॉफिट कमाया, मेरा हिस्सा है भाई। कहने का मतलब ये है, डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, या तो प्री एक्विजिशन, और अभी भी आपको एकदम सही से नहीं बैठेगा, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, और दूसरा होता है पोस्ट। एंड प्लीज आप अपने दिमाग में ये मत सोचिए, अरे सर डिविडेंड ये जो डिक्लेयर हुआ है ये बाद में हुआ तो पोस्ट है, ये मतलब नहीं होता। डिक्लेयर डेट से नहीं मतलब मुझे, मुझे मतलब है कौन से प्रॉफिट में से दिया है। अगर आप इधर खरीदा आपने 8,000 शेयर, तो प्रॉफिट अगर इससे पहले वाले में से आपको हिस्सा मिल रहा है, आप समझो, एक है डिक्लेरेशन डेट। आपको लगा सर डिक्लेरेशन तो बात नहीं हो रहा है, डिक्लेरेशन की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि वो जब डिक्लेयर करा तो कौन से प्रॉफिट में से दिया, तो प्रॉफिट कौन से है? पहले वाले में से कहते हैं ना। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट इज फ्री। और आपने शेयर कब एक्वायर करा? इस डेट को। और आपने जब एक्वायर करा इसके बाद ये प्रॉफिट में आपका हिस्सा था, पोस्ट। लेकिन इससे पहले के प्रॉफिट, डिक्लेरेशन छोड़ो ना, डिक्लेरेशन देखना ही नहीं, मेरे को ये देखना है कौन से प्रॉफिट्स में से दिया।
तो ये जो 8,000 है पहले के प्रॉफिट्स में, आप मुझे बताइए हैव यू अर्न दिस डिविडेंड? नो, यू नॉट। अगर इस टाइम पे ये कंपनी बंद हो जाती तो आप खरीदते नहीं शेयर। लेकिन क्या ये 5,000 शेयर आपके पास पहले से थे, इसलिए इसको नहीं बोल रहा मैं प्री, ये तो आपने कमाया है। लॉजिक समझ आया? हो जाएगा, वो आ जाएगा दिमाग में। मुद्दे की बात ये है, अच्छे से आ गया वैसे आपको ना, मतलब ऐसा वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चे, डिविडेंड जो है या तो प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन लिखने की कोशिश करता हूँ, आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर दी, प्री इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्री और पोस्ट वर्ड यूजर है प्रॉफिट्स के बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन। डेट ऑफ डिक्लेरेशन के हिसाब से तो हर चीज पोस्ट हो गई है, समझ रहे? तो नॉट आउट ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन प्रॉफिट्स, समझ रहे? तो आप मुझे बताइए, अगर ये है तो मैं जर्नल एंट्री क्या डालूं? बैंक टू, और अगर पोस्ट है तो बैंक टू डिविडेंड। क्लियर है बच्चे? एक बार लिख देना इसको, आ रहा हूँ। ओके, तो आप मुझे बताइए अभी जो कहानी है, ये एंट्री डाली है सब बच्चों ने? बस बेटे खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, बस क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही कराऊंगा, प्रैक्टिस कल कर लेंगे। चल अब मुझे बताइए, अब जब अगर मुझे डिविडेंड मिला है तो बाय बैंक, कौन सी डेट को डिविडेंड मिला था? 1/12/24। डिविडेंड वाले कॉलम में कितना अमाउंट लिखो? इनकम भी तो हुई है मेरी, 10,000। और अमाउंट वाले कॉलम, भाई ऐसा है, इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाओगे क्या? जब जब इन्वेस्टमेंट डेबिट कर रहे थे आप डेबिट कर रहे हो इसको, जब बैंक में इन्वेस्टमेंट करा तो 16,000 आपको दिखाओगे यहाँ पर? मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? कहने का मतलब ये एक ही पॉइंट यहाँ इस चैप्टर के अंदर इक्विटी में टेक्निकल था डिविडेंड का, और डिविडेंड के अंदर दोबारा आपको बोल रहा हूँ, डेट ऑफ डिक्लेरेशन मैटर नहीं करती, किस प्रॉफिट में से दी वो मैटर करता है। अगर आपने आज खरीदा और आज से पहले के प्रॉफिट में से डिविडेंड मिल जाएगा आपको, मान लो आज क्या डेट है, 18 अप्रैल, और कंपनी 18 अप्रैल से पहले के प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एंड यू हैव प्रोक्योर्ड टुडे, तो प्री एक्विजिशन है वो, यू हैव नॉट अर्नड इट। और अगर 18 अप्रैल के बाद के प्रॉफिट में से आपको मिलेगा तो पोस्ट है वो, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स योर इनकम। भाई क्लियर है बच्चे? पोस्ट, जैसे कि तूने 5,000 शेयर पे देखा, ठीक है, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 5,000 पिछले साल के भी ओपनिंग में है, तो इसमें से ही है, तो ठीक है दोस्त।
अब एक आखिरी पॉइंट सेल का डाल के और बस नमस्ते करते हैं बेटे, या प्रैक्टिस भी करेंगे एक क्वेश्चन। सर हाँ जी, 24-25 का प्रॉफिट होता तो फिर इसमें भी नंबर ऑफ मंथ देखते जब उसने रिस्क लिया है। एक बार फिर से बोल। कह रहा हूँ अगर 24 और 25 का होता प्रॉफिट ये। तो फिर डिपेंड करता किस चीज को मैं प्री बोलता। अगर बच्चों एक बात बताओ, मतलब वो बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, लाइफ में कंसोलिडेशन में करेंगे। अगर ये प्रॉफिट्स होते 24-25 के तो बड़ा झमेला हो जाता, तो क्योंकि फिर एक ना, समझना, अब आपने जो पंगा उठाया, अब आपने एक बार यहां से लेके यहां तक के प्रॉफिट्स, अब इस बंदे को जो डिविडेंड मिलेंगे कुछ तो इस प्रॉफिट में से मिलेंगे, कुछ इसमें से मिलेंगे। सो ही विल गेट, बट समथिंग इज फ्री, समथिंग पोज हो, तो काफी टेक्निकल हो जाएगा। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होगा, वो एक ही कैटेगरी में थोड़ा सा प्री थोड़ा सा post। इस चैप्टर में नहीं, कंसोलिडेशन। ठीक है, तो वो आप समझो। अगर मैं आपको ये बोलता, अगर सपोज करो, रादर इससे बेटर मैं आपको ये बोलता कि 1 दिसंबर को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, और अगर मैं बोलता आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ नवंबर 24, मुद्दे की बात ये है कि मैंने इस प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड दी, तो क्या होता फिर? सारा का सारा पोस्ट हो जाता भाई, क्योंकि तुमने ये खरीदा उसके बाद के प्रॉफिट में से। ये शेयर भी जिंदा है नवंबर के प्रॉफिट में से, तो है जिंदा ही है नवंबर में, ये भी जिंदा है। सारा का सारा डिविडेंड मेरा पोस्ट, क्योंकि अगर मैं नवंबर के प्रॉफिट दे रहा हूं तो सारे शेयर जिंदा भी है, एंड एक्वायर्ड बिफोर, सारा का सारा पोस्ट। समझ आ गया ना आपको कैसे चल रहा है? मुद्दे की बात अभी ये नहीं है, जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशन डालने की जरूरत नहीं। मुद्दे की बात ये है, सर अब आप ये बताओ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर्स बेच दिए एट द रेट ऑफ 40 ईच, और मैं मेथड कौन सा लगाऊंगा? वेटेड एवरेज। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। पहले सेल प्राइस लिखेंगे, फिर कॉस्ट निकालेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेल प्राइस? 10,000 इंटू 40, दैट इज 4 लाख। और अगर मैं यहाँ पे ब्रोकरेज डाल देता 2%, 4%, तो माइनस कर देते आप यहाँ से। अब अगली बात ये होती है कि आपको क्या निकालना है? कॉस्ट कितने शेयर्स की वैसे? 10,000 शेयर्स। और अब इसका वर्किंग नोट बनेगा, तो मुझे निकालना होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, निकालना है ना मैंने। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, क्या 1 लाख कॉस्ट है? 2,40,000 नेल, इवन दो नेल नेल पकड़ूंगा मैं, प्लस और कुछ माइनस भी करूंगा थोड़ा, दैट्स रिड्यूस। समझ रहे हो? तो 1 लाख प्लस 240 प्लस 15, प्लस प्लस नील, और माइनस कितना बच्चे? ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर? हाँ, 19,200 बिल्कुल। जब ये कॉस्ट सारे शेयर्स की है, तो 19,200 कितना है ब्रो? 17 पॉइंट। ओके, तो आ गई ना वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो 10,000 इंटू 17.65, सो इट इज 1,76,500। सर जब आपने 16 का माइनस किया तो 8 शेयर के माइनस फिर से बोले एक बार। आपने 16 का वैल्यू माइनस किया 8 शेयर की
पर वो सेल प्राइस छोड़ना था। टेक्निकली वो तेरी प्रोक्योरमेंट के अंदर देखो कैशबैक ही आया था ना वो, एक तरीके से समझ रहे। 19 ये ऊपर जो कॉस्ट है, ये सारी की सारी 19,200 शेयर की कॉस्ट है ना। तूने कॉस्ट कितने शेयर की पकड़ी है? 19,200 शेयर की। तो डिवाइड किससे करेगा? 19,200 से करेगा। जितने यूनिट्स पकड़ेगा उतने ही तो। कितना प्रॉफिट आया बच्चे? 2,23,000। ओके, सो दैट्स प्रॉफिट। मुद्दे के बाद अरे बाय बैंक सेल प्राइस लिखो रे, 4 लाख। और बैलेंसिंग आई मीन टू PNL 2,23,500। ये आ गया आपका प्रॉफिट, है ना। ठीक है ना बच्चे। सर अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं बचता बच्चे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन यू हैव, हाँ डिविडेंड को PNL में ट्रांसफर करो। कैरेट डाउन में नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 9,200। सर डिविडेंड का क्या करोगे? लो भाई, डिविडेंड का कॉलम बंद कर लेते पहले। क्रेडिट साइड पे आपका डिविडेंड है, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर को PNL में ट्रांसफर कर दीजिए। टोटल डिविडेंड कितना मिला आपको? 10,000। तो यहाँ पर भी 10,000 आ जाएगा टू PNL डिविडेंड। डिविडेंड बंद हो गया और 19,200 शेयर्स बंद हो गए। और आप मुझे बता दीजिए कि बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है। वही आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट भी आ रही होगी। जो यहाँ पे नहीं लिखा ना मैंने, 10,000, सॉरी। जो बेचे हैं वो 10,000 शेयर पे लिखेगा। 162,500। तो आप इसका टोटल कर देंगे और ये आपके सारे के सारा स्टेटमेंट। एग्जाम में मतलब अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो भी, तो एक चीज बोल देता हूँ बस, आई थिंक ऑलमोस्ट डन है। मतलब चैप्टर के अंदर जो मैं बोलना वो बोल दिया मैंने, प्रैक्टिस करनी है हमने। ठीक है। तो तुम्हारा 31 मार्च 2025 को इन्वेस्टमेंट कितने रुपए दिख रहा है? बुक वैल्यू 162। सपोज करो क्वेश्चन बोल दे तो मार्केट वैल्यू इज 1,50,000। सपोज करो। अब ये डिपेंड करता है कि करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉट। मैंने आपको क्लास 1 बताया था, करंट इन्वेस्टमेंट में तो कॉस्ट और मार्केट विच एवर लेस। नॉन करंट के अंदर कॉस्ट को कॉस्ट से पड़े रहने दो। तो लेट सपोज, मतलब अभी अब आप इसको लिखना मत। मान लो ये करंट इन्वेस्टमेंट है और अगर इसकी मार्केट वैल्यू 1,50,000 है, आई कैनॉट राइट 162,500। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? और मुझे नुकसान बुक करना पड़ेगा विच एवरेज लो। ये भी जब लेगा ना क्लास, अभी आपका मिस हुआ होगा तभी आप लिख रहे हो, तो लोगे तो उसमें पहली क्लास में ये बता। तो बेसिकली ये जो नुकसान है और ये कहाँ आ जाएगा बेटे? बेटे एंट्री क्या होती है? PNL टू इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिरा दो। अकाउंटिंग इतनी तो आपको समझ आई गई है। अगर मान लो PNL क्या हो जाता, 12,500 का नुकसान आ गया, भाई एक 62 को जो उसकी वैल्यू और नुकसान को वहां कर दिया। कहिए सर, क्लियर है ना? दैट डिपेंड्स वेदर द इन्वेस्टमेंट इज करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन। मुझे बता दीजिए, क्या आपको पूरा का पूरा क्लियर है? वेरी 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 गुड। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आप बोलोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर कराऊंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं ऑफ। मैं समझ गया आंसर। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि जब ऑफ करना होता है बच्चा बोल देता है भाई, आपने नहीं बोला।
नहीं बोला, नहीं बोला। यार तो बोला था संजय भाई। मैम आपके सामने मैंने संजय भैया से पूछा, मैं झूठ बोलूंगा? और मैंने कोई पहले से थोड़ा ना बोला हुआ उसको। आज गुड फ्राइडे है बच्चे, आज वो सब बंद है। डोमिनोज। नहीं, अगर सही में अगर आप बोलोगे कि सर बस, तो मेरे कैसे एक क्वेश्चन तो कर लोगे। मैं मंगवा रहा हूँ, ठीक, मंगवा रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन करूंगा। पहले क्वेश्चन। पहले पकवाओ फिर क्वेश्चन करूंगा। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं खिलाना चाहता था? आपने पनीर के पकौड़े क्या है? ये इतनी गर्मी में पकौड़े क्या खाए? बात सर ठंडा मंगवा देगा। ठंडे में क्या पियो, पानी ठंडा। तुमने घर में फ्रिज में पानी रख लिया ठंडा? यार मैं घर में रख ही नहीं पाता यार, छोटे बच्चे पी जाते हैं यार, गला खराब हो जाता है। चेतन जी, सिद्धार्थ जी, बस। क्या हुआ? आपको, अगर आप क्वेश्चन करोगे, देखो मेरा क्या भरोसा, मैंने कुछ भी करा दिया, बुक से चेक तो कर लो एक बार। अरे ऐसे इंसान का कुछ भरोसा नहीं है बेटे ऐसे। हाँ, बुक्स ना हो गई है सारी, लेकिन वो बन गई है, पर ये गलत बुक ना दे दे तुम्हें। अब मैं उसको एक सिस्टमैटिक वे में लगवा रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो ऑर्गेनाइज करके कि बुक 1 बुक 2 बुक 3 ऐसे करके आपको मिलती जाएगी, नहीं तो किसी को सीएम में की चली जाएगी। सर कल ही स्टॉल लेकर आता हूँ। ठीक है, मतलब वो ना इसलिए मैंने होल्ड करा हुआ है, क्योंकि ना पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बोलोगे ना कि ये बुक, उनको भी पता ही नहीं है वो कहाँ पड़ी हुई है, तो वो एक सिस्टमैटिक में लग के एक एक लॉट ऐसे मिलता जाएगा वो चीज। चलो फिर आज के लिए इतना ही। मैं, देखो ये क्वेश्चन देखो, चलो ठीक है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, है ना? तो इतना रखते हैं बच्चे। और अब तो भाई क्लास छोड़ दी, अब तोड़ना है। बताओ। नहीं नहीं, अगर मैं क्वेश्चन कराता मैं आइसक्रीम खिलाता आपको। ठीक है, नहीं नहीं, मैं, मेरी तरफ से ड्यू है, मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा आपको। आज घर में बोलता हूँ वो जमाते हैं ना आइसक्रीम बड़े वाले। ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं और मिलेंगे जी कल। कल ऐसे चांसेस है कि मैं टैक्स लंबा कराऊं शायद से। ठीक है, 2-2.5 घंटा टैक्स चलाऊंगा शायद से कल, अगर मेरे को स्लॉट मिल गया सर। ठीक है, चलेगा। ओके।